हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है रामायस में। मेरा नाम देवी सिंह है। हम यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। हम कल लास्ट क्लास में, अगर हम ये आपको घटना चक्र है तो पहले ये ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें जो अभी आप देख पा रहे हो ये डिस्कस कर लिया था। हमें यहाँ से शुरू करना था। जो तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, पहला हमारा इशू है सघन मिशन इंद्रधनुष। तो मैं आपको 3.0, तो पहले एक ये मिशन इंद्रधनुष, अगर 3.0 की बात हो तो यह प्रतिरक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। ये उसको मजबूती प्रदान करता है और ये सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान से जुड़ा हुआ है। तो ये दो चीज याद रखना। अगर इंद्रधनुष 2.0 लिख के आए तो वह भारत में बैंकिंग सिस्टम से सुधार से संबंधित है और उसको A to G रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें 7 रिफॉर्म है। इस वजह से उसको मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया गया था। तो वह बैंकिंग सिस्टम में सुधार से संबंधित, और ये जो मिशन इंद्रधनुष 3.0 ये जो है आपके हेल्थ से संबंधित है। तो इसको 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष के नाम से इसे सार्वभौमिक टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। अब मिशन इंद्रधनुष का जो ऑब्जेक्टिव है वो देश के सभी बच्चों जो कि 2 वर्ष तक की आयु के हैं और साथ में जो हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो तीव्र गति से 100% टीकाकरण कराना है। अगस्त 2017 तक मिशन इंद्रधनुष के 4 चरणों का सफल संचालन किया गया, 4 चरणों का। अब इसके साथ साथ टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन, घनीभूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष जो है इसको लॉन्च किया। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया और ये जो है 3.0 पोर्टल पर इस मिशन के परिचालन की कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं। इस मिशन को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के 2 दौर 2 राउंड्स पे संचालित किया गया। वहीं सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्व चिन्हित 250 जिलों और शहरों में संचालित किया गया। साथ में जो सघन मिशन इंद्रधनुष है इसका फोकस मुख्यतः ऐसे बच्चे और गर्भवती महिलाओं पर है जो कोविड-19 महामारी के वजह से टीकाकरण से वंचित रह गए। इस मिशन के अंतर्गत प्रवासन स्थलों से पलायन करने वाले लाभार्थियों और सुदूर क्षेत्रों के लोगों को लक्षित किया गया है। मिशन के तहत देश के सभी जिलों जो कि 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ओके, वहीं अब ये दूसरा इशू है, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज ये देखना चाहूंगा कि हमारी क्लास स्टार्ट हुई है या नहीं स्टार्ट हुई है। क्यों? इस वजह से मैं आपको बता दूं, पिछला मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड हुई है ना, पिछला मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था और मैं आपको बता दूं उस लेक्चर में एक्चुअल में रिकॉर्ड करने के बावजूद वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। 2 घंटा मेरा पूरा खराब हो गया था। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये यहाँ से हमें डिस्कस करना था। ये ये ठीक है, तो ये इशू आपने देख लिया। दूसरा इशू हमारा है चमोली त्रासदी। देखो, कभी चिपको आंदोलन की जन्मस्थली कहाँ रही है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में चमोली जो है, चमोली, तो ये चिपको आंदोलन का सेंटर रहा है। अब भाई ये रिसेंटली चर्चा में आया था, लेकिन इस बार इसका कारण कुछ और था।
अब जैसे भविष्य की राह दिखाने वाला आंदोलन नहीं, बल्कि यह स्वयं वर्तमान को ही किसी बुरे सपने के सरीखे बना करके एक त्रासदी रही है। ये त्रासदी क्या रही है, सबको याद होगा। 7 फरवरी 2021 को चमोली उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत की ढलान पर एक ग्लेशियर टूटने से जो धौली गंगा और ऋषि गंगा में आई बाढ़ से तटवर्ती इलाकों में भीषण तबाही तबाही देखी गई। तो इस बाढ़ के फलस्वरूप तपोवन विष्णुगढ़ में करीब 520 मेगावाट और ऋषि गंगा लघु जल विद्युत परियोजना में 13.2 मेगावाट, ये दोनों इसमें से जो बिजली ये प्रभावित हुई। इसमें से आपको ऋषि गंगा नदी जो अलकनंदा की सहायक नदी है, एक्सपर्ट का मानना है कि भाई जो आपदा है, तो आपदा का मूल जो है करीब इसमें से 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैंगिंग ग्लेशियर था, और जिसमें से ये टूट गया तो भूस्खलन हो गया, और रॉक एवलांच की वजह से ये आर्टिफिशियल अस्थायी बांध बन गया, जो कि आगे होने वाली तबाही का एक कारण बना। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह ग्लेशियर एक अपक्षयित माइका चट्टान के ऊपर स्थित था, और जो इसमें से तापमान में अस्थिरता अनस्टेबिलिटी, इसकी दरारों में लगातार पानी और बर्फ का आपस में रूपांतरण होता रहा। इससे जो आधारित जो चट्टान है, तो इसमें भंगुर हो गई, टूट गई, और गुरुत्वाकर्षण की वजह से ग्लेशियर सहित ये टूट गया। वहीं कुछ जो भूगर्भ शास्त्री हैं, उनका मानना है कि भाई हैंगिंग ग्लेशियर के समय के साथ अपनी एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया था, और हल्का सा बाहुबल इसे तोड़ने के लिए काफी था, तो बाहुबल की वजह से टूट गया। एक तीसरी अवधारणा ने भी, जैसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, तापमान में वृद्धि को माना गया, जिसके कारण बर्फ पिघलकर माइका की दरारों में पहुंची, जिससे कि चट्टानें चिकनाहट से भर गईं और ग्लेशियर फिसलकर ब्रेक डाउन हो गया। चमोली अगस्त 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में माना गांव में भारत का सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस हर्बल पार्क को केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के अंतर्गत विकसित किया गया है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत चीन सीमा के ये बहुत करीब है। माना जाता है चीन की सीमा से लगे जो चमोली में अंतिम भारतीय गांव हैं। ठीक है। रतले पनबिजली परियोजना 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 850 मेगावाट क्षमता के रतले पनबिजली परियोजना करीब 5281.94 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति मिली, और यह परियोजना जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रतले परियोजना, नदी इंपॉर्टेंट है, और ये जम्मू कश्मीर और उसका जिला। रतले पनबिजली परियोजना जो है रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रतले पनबिजली परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और इसमें से जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम की हिस्सेदारी वाली एक ये ज्वाइंट उद्यम कंपनी है, ज्वाइंट उद्यम कंपनी है। इस संयुक्त कंपनी का जो निगमन है वो 1 जून 2021 को किया गया, और जो एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी ये इक्विटी हिस्सेदारी में करीब ये जो एनएचपीसी 51% और जो जेकेएसपीडीसी ये 49%। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार जो है जेकेएसपीडीसी की इक्विटी के योगदान के तौर पे 776.4 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को सहयोग प्रदान कर रही है। वहीं एनएचपीसी अपने आंतरिक संसाधनों से 808.14 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना को 60 माह की अवधि के अंदर चालू किया जाएगा। कुछ और परियोजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लो। जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन प्रमुख बिजली परियोजनाओं की बात करें, क्वार पनबिजली परियोजना, इसकी क्षमता 540 मेगावाट, किश्तवाड़ जिला, चिनाब नदी। जो है किरथाई सेकंड पनबिजली परियोजना 930 मेगावाट, किश्तवाड़ जिला, चिनाब नदी। सावलकोट पनबिजली परियोजना 1856 मेगावाट, रामबन, चिनाब नदी।
उरी फर्स्ट चरण सेकेंड पनबिजली परियोजना 240 मेगावाट की क्षमता, बारामूला जिला, झेलम नदी। दुलहस्ती चरण सेकेंड मतलब परियोजना 258 मेगावाट, किश्तवाड़ जिला, चेन्नई। तो ध्यान रखना, क्वारपन बिजली परियोजना, किरथाई और ये दुलहस्ती, ये किश्तवाड़ जिले में है। और ये तीनों जो है ना, ये चेनाब, ध्यान से सुनना। अब जो है सावलकोट पनबिजली, ये रामबन जिले में और चेनाब नदी पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद भारत नवाचार सूचकांक 2020, जरा इसे देखो। भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों में जो है नवाचार का केंद्रीय स्थान रहा है। इस संदर्भ में नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ अटल इनोवेशन मिशन, ध्यान से सुनना, विशेष तौर से ये इंपॉर्टेंट रहा है। जो इसके माध्यम से जो स्कूलों से लेकर के उद्यमों के स्तर तक इनोवेशन की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का एक सफल प्रयास रहा है। इस दिशा में अगला कदम बढ़ाते हुए नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया था, जो कि भारत में राज्य स्तर पर नवाचार पारितंत्र का विश्लेषण करने और उसे बढ़ावा देने का एक उपयोगी साधन माना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? जनवरी यानी 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक का द्वितीय संस्करण लॉन्च किया, जारी किया, लॉन्च नहीं बल्कि ये पब्लिश किया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में स्थित जो इंस्टीट्यूट फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस, जो आईएफसी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ज्ञान भागीदार, जो नॉलेज पार्टनर, ये शामिल हैं। इस सूचकांक के दो प्रमुख शीर्षक रहे हैं। एक है इनेबलर्स। इनेबलर्स मतलब इस सूचकांक में नवाचार हेतु निवेश, इनोवेशन इनपुट को इनेबलर्स के माध्यम से मेजर किया गया। प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के रिजल्ट और आउटकम को शीर्षक के तहत शामिल किया गया। इस सूचकांक में भारत के 36 केंद्र शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी को शामिल किया गया। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में 100 जो स्कोर है पैमाने प्रदान किए गए, जहां 0 सबसे खराब प्रदर्शन है और 100 सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। भारत नवाचार सूचकांक में समग्र तौर से भारतीय राज्यों को यानी 23.4, वर्ष 2019 में स्कोर 15.6 था, जो कि यहाँ नवाचार के संदर्भ में विकास और सुधार की अपार संभावना प्रदर्शित करता है। बड़े राज्यों में कर्नाटक का स्कोर जो कि प्रथम स्थान पर, बिहार प्रथम राज्य मतलब बड़े राज्यों में कर्नाटक रहा है पहले स्थान पे, और प्रथम स्थान पे, वहीं जो बिहार है ये अंतिम स्थान पे रहा है 17वें नंबर पर। तो कर्नाटक टॉप मोस्ट पे, बिहार अंतिम में। वहीं उत्तर पूर्वी जो पहाड़ी राज्य हैं, तो इनोवेशन के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश का स्कोर सबसे बेहतरीन, टॉप मोस्ट पे, और वहीं अंतिम में मेघालय रहा है। राइट, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जो है, शहरी राज्यों, छोटे राज्यों की श्रेणी में दिल्ली टॉप मोस्ट पर रहा है, जबकि लक्षद्वीप आइलैंड अंतिम पर रहा है। और यदि बिना किसी क्लासिफिकेशन के भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया जाए, तो इस दृष्टि से नवाचार के संदर्भ में दिल्ली सबसे टॉप मोस्ट पे रहा है। ओके, आप इसे देख सकते हो यहाँ पर, भारत नवाचार इंडेक्स 2020 ये स्कोर है। कर्नाटक टॉप मोस्ट पे, एनेबलर्स घटक के तौर पे जो टॉप मतलब 5 राज्य हैं, तो केरल यहाँ पे बड़े राज्यों में टॉप मोस्ट पे, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में सिक्किम, और जो केंद्र शासित प्रदेशों में ये चंडीगढ़। तो ये भी ध्यान रखना है। प्रदर्शन घटक के अकॉर्डिंगली कर्नाटक टॉप मोस्ट पे, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड टॉप मोस्ट पे, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप मोस्ट पे। अंतिम में देखो उत्तर प्रदेश का यहाँ जानना जरूरी है। इसमें से घटक के तौर पे 5वें स्थान पे उत्तर प्रदेश, और जो है इसमें से उत्तराखंड, यहाँ पे जो उत्तराखंड जो है 5वें स्थान पे, पुडुचेरी पे। इसके साथ साथ बात करें हम तो भारत नवाचार 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान रहा है, इंपॉर्टेंट है, 22.85 स्कोर के साथ। और पिछली बार इसका स्थान 7 प्राप्त हुआ था, अब ये बढ़कर 9 हो गया है। इस
इसी प्रकार एनेबलर्स घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का 16वां और नवाचार है ये 9वां और एनेबलर्स में 16वां, जबकि परफॉर्मेंस घटक के अकॉर्डिंगली 5वें स्थान पर रहा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ रेल कनेक्टिविटी, जरा इसे समझने का प्रयास करिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भारत के पहले गृह मंत्री, जो भारत के पहले गृह मंत्री आप बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनकी स्मृति में निर्मित किया गया जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल जी की 143वीं जयंती के अवसर पर इस स्मारक का उद्घाटन किया गया। कब भी? 18 में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया, ध्यान से सुनना, गुजरात का नर्मदा जिला में केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जो प्रख्यात मूर्तिकार श्री राम बी सुतार ने, इंपॉर्टेंट है, मूर्तिकार श्री राम बी सुतार ने डिजाइन किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न स्थानों में केवड़िया को जोड़ने के लिए 8 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रधानमंत्री दभोई चंद्रोड़ ब्रॉडगेज रेल, चंद्रोड़ केवड़िया नई ब्रॉडगेज रेलवे सहित अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसमें से कुछ ये रेल हैं, देख लो। महामना एक्सप्रेस केवड़िया, कहां से? वाराणसी तक, ठीक है। दूसरा है दादर केवड़िया एक्सप्रेस, दादर से केवड़िया। जनशताब्दी एक्सप्रेस अहमदाबाद से केवड़िया। निजामुद्दीन केवड़िया संपर्क क्रांति, केवड़िया हजरत निजामुद्दीन। केवड़िया रीवा एक्सप्रेस, केवड़िया रीवा तक, मतलब केवड़िया से रीवा। चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस, चेन्नई से केवड़िया। मेमू ट्रेन प्रतापनगर केवड़िया और मेमू ट्रेन केवड़िया प्रतापनगर, ये 8 ट्रेन रही हैं, राइट। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार जनशताब्दी एक्सप्रेस को नवीनतम विस्टाडोम पर्यटक कोच से लैस किया गया है और इन ट्रेनों को प्रारंभ करने का उद्देश्य जो है देश के विभिन्न हिस्सों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए निर्बाध रेल संपर्क प्रदान करना है। न्यू केवड़िया रेलवे स्टेशन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, अगला हमारा इशू है सी प्लेन सेवा। देखो ये सी प्लेन सेवा क्या है। 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे यही जो है ये जो सरदार पटेल जी की जयंती, तो 31 अक्टूबर 2020 तो ये राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इस पर जो उड़ान योजना के अंतर्गत देश की पहली व्यावसायिक जो है सी प्लेन योजना शुरू करी गई, सेवा शुरू करी गई। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया नर्मदा जिला गुजरात, जो कि गुजरात में है, अभी मैंने बताया, तो साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के मध्य देश की पहली सी प्लेन सेवा उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट स्थित जल एरोड्रोम का भी उद्घाटन किया और गुजरात में सी प्लेन सेवाओं की शुरुआत करने हेतु जुलाई 2020 में गुजरात सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य एक जो है त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ। साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा स्पाइसजेट एयर जेट द्वारा संचालित की जाएगी। यह सेवा एक द्वि इंजन ट्विन इंजन और 19 सीटों वाले वाइकिंग ऑटर सी प्लेन द्वारा संचालित की जाएगी। ओके, यहाँ से देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। भाई देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है एक उद्यमशीलता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। इस कौशल सर्टिफिकेशन योजना का प्रमुख उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योगों और प्रासंगिक कौशल विकास से जोड़ना है। देखो, जिससे बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद मिल सके। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लॉन्चिंग करा। ये कौशल विकास योजना 1.0 था। फिर 15-16 में इसका सफल कार्यान्वयन के बाद इसको जो है प्रधानमंत्री 2016 में ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 लॉन्च किया गया। अब जो है प्रधानमंत्री मतलब इसके तहत वर्ष 2020 में 1
करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी सभी 36 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में से 717 जिलों में लॉन्च किया गया है। जहां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के तहत जो राज्य घटक के माध्यम से राज्य सरकारों की जो अधिक भूमिका सुनिश्चित की गई थी, वहीं इस तीसरे संस्करण के साथ जिला कौशल समितियों के माध्यम से जिला प्राधिकरण की अधिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। राज्य कौशल विकास मिशनों के निर्देशन में जिला कौशल समितियां कौशल अंतराल की समस्या का समाधान के लिए जिला स्तर पर कौशल विकास की मांग का आकलन करने में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना के में 2 घटक होंगे। एक तो केंद्रीय घटक, इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा। वहीं राज्य घटक, इसका जो कार्यान्वयन है कौशल विकास मिशनों और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित होगा। इस योजना का संपूर्ण लक्ष्य को केंद्र राज्य के घटकों में 75-25 के रेशियो पे डिवाइड करना है। कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जरा देखो कि ये हमारा एक नया इशू है। देखो भाई, वर्ष 1987 में भारत की प्रथम अंतरराज्यीय प्राकृतिक गैस, ध्यान से सुना, ये अंतरराज्यीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को गेल इंडिया ने, यानी जो गेल है, तो गेल ने राष्ट्र को समर्पित किया। यह जो है 1750 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये जो हजीरा है गुजरात में पड़ता है, विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। तो ये 1750 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना थी और ये 1987 में शुरू करी गई थी। ओके, ये 3 राज्यों को सेलेक्ट करती थी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको राष्ट्र को समर्पित किया। कोच्चि मंगलूर गैस पाइपलाइन की लंबाई 450 किलोमीटर है। यह भी जो है गेल इंडिया ही इसे संपन्न किया है। और कोच्चि जो है, सॉरी, ये गैस पाइपलाइन कोच्चि, कोटनाद, कन्नूर से मंगलुरु शहरों से होकर गुजरेगी। अब देखो, ये जो है 2 राज्यों को सिलेक्ट करेगी, केरल और कर्नाटका। इस पाइपलाइन की जो परिवहन क्षमता है, ये 12 MMSCMD, यानी जो MMSCMD स्टैंड फॉर मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे है। अब यह पाइपलाइन कोच्चि केरल में LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल पुनर्गैसीकरण टर्मिनल जो है, जो रीगैसिफिकेशन टर्मिनल से मंगलुरु दक्षिण कन्नड़ जिला कर्नाटक तक ये परिवहन करेगी। इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगला है रामानाथपुरम थूथुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। अब भाई इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी 17 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रामनाथपुरम थूथुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन समर्पित करी गई। इसका जो लंबाई है 1445 किलोमीटर और इसमें से एन्नूर, तिरुवल्लूर, पुडुचेरी, बेंगलुरु, नागापट्टिनम, मदुरई, तुतीकोरिन गैस पाइपलाइन में 143 किलोमीटर लंबा एक खंड भी है। जो ये रामनाथपुरम थूथुकुड़ी पाइपलाइन की क्षमता है वो 8 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे है। राइट, अब आगे आते हैं डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। ये 7 फरवरी 2021 को मोदी जी के द्वारा ही हल्दिया पश्चिम बंगाल, डोभी बिहार और दुर्गापुर बंगाल, तो प्राकृतिक गैस लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये भी जो है 348 किलोमीटर है। इसकी जो क्षमता है 8 MMSCMD है और यह पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का पार्ट भी है। यह पाइपलाइन प्रत्यक्ष तौर से बंगाल, बिहार, झारखंड के 10 जिलों को लाभान्वित करेगी और यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। इसका निर्माण में 11 लाख मानव दिवसों का रोजगार का सृजन हुआ है और इस पाइपलाइन का निर्माण जो है लगभग 2400 करोड़ रुपए की लागत से गेल के द्वारा किया गया है। अगला इश्यू है लाइट हाउस परियोजना। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना को 6 राज्य, 6 स्थान और 6 अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
लाइट हाउस परियोजना जो है केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये जो मॉडल आवासीय परियोजना है, इसके तहत किसी क्षेत्र की स्थानीय जलवायु पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ, मजबूत और भूकंप रोधी मकान बनाए जाएंगे। इस परियोजना को वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती इंडिया यानी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत शुरू किया गया। एलएचपी के तहत अगरतला त्रिपुरा, रांची झारखंड, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु में मकान बनाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत ये ओवरऑल सुन लो, बहुत इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, 1000 मकानों का निर्माण होगा। इसमें से 6 अलग अलग स्थान चयनित किए गए हैं, 6 टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखिएगा, एक सारणी के माध्यम से चीजों को समझा देता हूं। त्रिपुरा में आप देखो कि इसमें से 1000 मकान होंगे, न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये कंपनी का नाम है जो स्टेट सिविल सर्विसेज का कोई बहुत ज्यादा नाता नहीं है। वहीं दूसरा रांची झारखंड, जर्मनी की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, 1008 मकानों की संख्या है। यहाँ पे मकानों की संख्या 1024 है। इंदौर मध्य प्रदेश और चीन की टेक्नोलॉजी पे। इसमें से आप देखोगे 6वें नंबर पर चेन्नई तमिलनाडु है, फिनलैंड अमेरिका की टेक्नोलॉजी पे है, सबसे ज्यादा मकानों की संख्या यहीं पर है। राजकोट गुजरात, ये टेक्नोलॉजी का नेम है, फ्रांस से टेक्नोलॉजी और 1144। लखनऊ उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है और इसका ये देख लो, पीवीसी स्टेन प्लेस फ्रेमवर्क सिस्टम कनाडा की टेक्नोलॉजी पर और 1040 मकान। एलएक्सपी के तहत मकानों का निर्माण अधिकतम 12 माह में पूर्ण करना होगा। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 19-20 का निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष जो है इसे घोषित किया है। निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के अंग के तौर पर प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस परियोजना के अतिरिक्त नवाचारी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक प्रमाणन सर्टिफिकेशन और नौरीति इंपॉर्टेंट है। सो नौरीति स्टैंड फॉर न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाउसिंग को लॉन्च किया गया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला इशू है 100वीं किसान रेल। भैया केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने 2020-21 में जो दूध, मछली और मांस जैसी जो जल्दी खराब होने वाले फल फूल सब्जियां, जो जल्दी खराब होने वाले पदार्थ हैं, तो उनकी निर्बाध तौर से बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के उनकी आपूर्ति के उद्देश्य से जो पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किसान रेल की शुरुआत करने की घोषणा करी है। ये 7 अगस्त 2020 को देवलाली नासिक से दानापुर जो कि पटना में पड़ता है, बिहार वाले बच्चे जानते होंगे, इसके मध्य किसान रेल का परिचालन किया गया था, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड करके मुजफ्फरपुर तक कर दिया गया था। देखो 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100वीं रेल को हरी झंडी दिखा करके, एक मिनट रुकना, लाइट जला लेते हैं, हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना। हर एक जो भी स्कीम्स वगैरह हैं, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। यह जो रेलगाड़ी है संगोला सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ता है और शालीमार हावड़ा बंगाल तक परिचालित होगी। राइट, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो वही जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, वास्तव में किसान रेल एक प्रकार का चलता फिरता शीत भंडार होगा। इसमें कोल्ड स्टोरेज होगा, जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं तो इसमें से सुरक्षित रहेंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान इन्हें आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इससे किसानों की जो आय में भी उसमें से लाभ होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें से जो रेलवे का वो भी रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब भी इसमें से आगरा मेट्रो परियोजना, भारत में जो है सर्वप्रथम मेट्रो योजना की शुरुआत 1984 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के शहर से हुई थी। भारतीय इंजीनियर, बहुत बड़ा नाम है, अभी बीजेपी में शायद शामिल हो गए थे, अगर मैं सही हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में शायद, मुझे जहां तक मेरी सबकॉन्शियस मेमोरी में पड़ा हुआ है कि केरल से चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे। तो ये जो भारतीय इंजीनियर्स, मेट्रोमैन भी इन्हें कहा जाता है, श्री ई धरन को इन्हें मेट्रोमैन ऑफ इंडिया भी जाना जाता है। तो मेट्रो सेवा को परिवहन की द्रुत पारगमन प्रणाली, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी इसे कहते हैं, जो ये मतलब जो मेट्रो को। अब ये 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ये पहले चालक रहित रेल जो परिचालन है उसका शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट क्या है, 7 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने
मतलब इसको वर्चुअली माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री आगरा मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया था। आगरा मेट्रो के अंतर्गत 2 कॉरिडोर का निर्माण है, जिसकी पहले की लंबाई 29 दशमलव मतलब इसकी टोटल लंबाई 29.4 किलोमीटर है। पहले कॉरिडोर की लंबाई 14 किलोमीटर है और ये ईस्ट गेट से सिकंदराबाद के बीच जाएगा। और वहीं आप देखोगे कि इसमें से कुल 13 स्टेशन और 6 मेट्रो स्टेशन होंगे, 6 एलिवेटेड होंगे, 7 भूमिगत होंगे। इसके साथ साथ बात करें दूसरा कॉरिडोर तो 15.4 किलोमीटर है, आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक होगा। इसमें से 14 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड होंगे। ओके, इस परियोजना का वित्त पोषण अंशतः भारत सरकार और उत्तर प्रदेश समान तौर पे, समान इक्वल इक्विटी बेसिस पे करेगी। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से ऋण के माध्यम में इसे किया जाएगा। इस परियोजना की योजना कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो पुनर्गठन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के तौर पे किया जाएगा। ओके, अब देखो उत्तर प्रदेश का प्रथम मेट्रो लखनऊ में, दूसरा मेट्रो नोएडा में, ये भी याद होगा, और जो कि वर्ष 2019 में इसका परिचालन हो चुका था। ठीक है, ओके। सो मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो, ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। पहले तो ये ध्यान रखना कि ये है क्या, तो यही पूछा जा सके। तो मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो ये टेक्नोलॉजी है। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये टेक्नोलॉजी को प्रस्तावित किया गया। अब टियर फर्स्ट शहर, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में, और टियर सेकंड जो शहर हैं इसके समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा के साथ अपेक्षाकृत काफी लागत पर, मतलब काफी कम लागत पर मेट्रो रेल प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की तैनाती की जाएगी। वेरी गुड, कम लागत के साथ। मेट्रो लाइट संस्करण सामान्य मेट्रो की 40% लागत और मेट्रो नियो संस्करण समान मेट्रो की 25% से नीचे लागत पर ये इसका निर्माण कर सकेगा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मेट्रो लाइट परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जो कि ये मोदी जी का नहीं, योगी जी का ये होम डिस्ट्रिक्ट है। 2024 तक इसे पूर्ण करने की संभावना की बात करी गई है। इसकी जो लंबाई है वो 27.84 किलोमीटर है। भारत के शीर्ष 10 पुलिस थानों की अगर हम बात करते हैं तो भारत के शीर्ष जो 10 पुलिस थाने हैं, देखो ये रिपोर्ट तो पहले ये सारा सबको जो सिक्योरिटी चीजें केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत 2020 के लिए भारत के 10 जो पुलिस थाने हैं तो उनकी सूची में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। पहला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मणिपुर, ठीक है, जो ये थौबल जिला में आता है, और नोंगपोक सेक्मी। ओके, अब इसमें से 8वें नंबर पर नजर डालो। पहला तो याद रखना पूछा जा सकता है, 8वें नंबर पर उत्तर प्रदेश का, क्योंकि जिला है मुरादाबाद, कांट। ओके, अब उत्तर प्रदेश में दूसरा ये हो गया। अगला इशू है उत्तर प्रदेश में रामायण क्रूज सेवा। क्रूज सेवा जानते हो क्या है? मतलब जैसे पानी में एक बड़ा क्रूज होता है, उसमें क्या करना है कि आपको लुत्फ उठाना है। रामायण क्रूज, तो ये कहीं ना कहीं भगवान राम या फिर अयोध्या से संबंधित होगा। उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ना मतलब 1 दिसंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय पत्तन और पोत्र परिवहन जल मंत्री जो है उस समय थे मनसुख मंडाविया। तो उनके अनुसार जो है एक वक्तव्य में बोल रहे थे कि भाई अयोध्या में सरयू नदी, तो ये ध्यान रखना कौन सी नदी है? सरयू नदी। तो शीघ्र ही पहली लग्जरी रामायण क्रूज सेवा शुरू करी जाएगी। इसमें से हाई सिक्योरिटी होगी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की क्रूज, अंतरराष्ट्रीय ये जो क्रूज अंतरराष्ट्रीय स्तर में रक्षा सुरक्षा की बेहतर सुविधा होगी। क्रूज की आंतरिक सज्जा और रामचरितमानस पर आधारित होगी। 80 सीटों वाला ये एसी होगा, मतलब एसी क्रूज होगा। घाटों की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए बड़ा बड़ा कांच लगा होगा, और क्रूज के जो माध्यम से पर्यटकों को 1 से 1.5 घंटे की अवधि में रामचरित की जो पुरानी, मतलब इससे संबंधित जो पुरानी फिल्में हैं वो दिखाई जाएंगी। एकता क्रूज, अब ये आपने देख लिया, अब जरा दिमाग में लगाओ कि क्रूज तो समझ गए, अभी एक मामला भी चल रहा है ना, रेव पार्टी वाला, आर्यन वाला क्रूज, वो एक क्रूज में ही तो जा रहे थे, गोवा जा रहे थे मुंबई से, है ना। तो बाकी एनसीबी ने धर लिया, बाकी वो तो उनका अपना देख लो। चलो इसे देखो, एकता क्रूज। एकता से कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, किसके बारे में बात हो रही होगी? ये जो बात है ये यूनिटी, यूनाइट देश को किसने किया भाई? पटेल साहब ने। तो ये पटेल साहब से जुड़ी हुई होगी।
और यही क्वेश्चन स्टेट सिविल सर्विस में स्टेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। 30 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवड़िया, जो कि नर्मदा जिले में पड़ता है गुजरात में, तो एकता क्रूज का उद्घाटन किया। तो ये एकता क्रूज क्या है, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो पर्यटक हैं तो इसके माध्यम से इसका दर्शन कर सकेंगे क्रूज के माध्यम से। और ये क्रूज सेवा श्रेष्ठ भारत भवन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य 6 किलोमीटर की दूरी पे संचालित होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ भारत भवन और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वाराणसी से चुनार क्रूज, तो ये इसे देख लो भाई, 5 सितंबर 2021 को इंपॉर्टेंट है। 21 को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इस सेवा की शुरुआत की गई है। ये क्रूज सेवा वाराणसी के रविदास घाट से शुरू होकर के चुनार के किले तक, इस बीच जो है सूल टंकेश्वर महामंदिर, वाराणसी, विंध्याचल धाम और मिर्जापुर बहुत पॉपुलर हो गया है, यहाँ की भी ये मतलब प्रॉपर्ली सेवा देगी। अगला विधानसभा आम चुनाव, मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विधानसभा आम चुनाव ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसे छोड़ ही दिया जाए, लेकिन आप कहेंगे कि फिर सर छोड़ छोड़ पढ़ाते हैं, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ इसे। दो चीज, बिहार की 16वीं विधानसभा का कार्यकाल जो ही 15 से यानी 19 नवंबर 2020 के मध्य तक रहा। इसके बाद ये 29 नवंबर 2020 को राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ और फिर जो निर्वाचन आयोग ने 25 दिसंबर 2020 को विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। तो इस 17वीं विधानसभा के गठन के लिए 3 चरणों में इलेक्शन हुए। इन 3 चरणों में ये आप अगर बिहार का एग्जाम होता तो बहुत डिटेल से पूछने की मतलब पूछा जा सकता था, तो ये बहुत ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि सत्ता दल कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, इसको बोलते हैं सत्तारूढ़, मतलब ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो ये सत्तारूढ़ है। तो इसके नेतृत्व में जो है नीतीश जी सरकार बनाए हैं, मुख्यमंत्री हैं। और विपक्षी दल जो तेजस्वी यादव जो ये मतलब है गठबंधन जो गठबंधन था, तो ये सबसे बड़ा विपक्षी दल है। अब 10 नवंबर 2020 को मतगणना के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2020 तक परिणाम इसमें से जारी किए गए हैं। इसमें से 243 में 125 सीटें जो है एनडीए को मिलती हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाती है, और महागठबंधन को 110 सीटें मिलती हैं। इसमें से जो आरजेडी है, जो तेजस्वी जी की पार्टी है, लालू यादव जी की पार्टी है, 75 सीटें सबसे बड़ा दल के तौर पे उभरती है, लार्जेस्ट पार्टी रहती है। 17वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या जो है लगभग 11% है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड जो है नीतीश कुमार जी हैं आपको मैं बता दूं, ये जेडीयू जनता दल यूनाइटेड से आते हैं और यही मुख्यमंत्री हैं, ओके। इसमें से और ये ध्यान रखिएगा, इन्हें लगातार चौथा और कुल 7वां अवसर है जब ये मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिए हैं, ठीक है। अब इसमें से उप मुख्यमंत्री याद रखना होगा, तो इसमें से तारा किशोर प्रसाद और सुश्री रेणु देवी बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पे भी शपथ लिए हैं, ठीक है। अब दूसरा, बिहार जिला जो है लखीसराय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे भाजपा के विजय कुमार सिन्हा को 17वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, ओके। पंजाब के नए मुख्यमंत्री आपको पता है अमरिंदर, जो कैप्टन अमरिंदर साहब थे, इनने त्यागपत्र दिया और हमारे नए नवेले जो हैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 20 सितंबर 2021 को यानी 2021 को इनने शपथ ली है। इनको शपथ जो है बनवारी लाल पुरोहित जी ने, जो राज्यपाल हैं, इन्होंने दिलवाई है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं, ये मैं एक वर्ड बोलने वाला था लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें से कमेंट करूंगा, उसे नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है कि आप उसे दूसरे ओरिएंटेशन पे ले जाएं। खैर छोड़िए। 13 सितंबर 2021 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पे इनने शपथ लिया है रिसेंटली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें से अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पे अभी 4 जुलाई 21 को शपथ लिया है, ठीक है। तीरथ सिंह को इनने रिप्लेस किया था। इसके बाद बासवराव मुंबई ने कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें से कुछ जो राज्यपाल हैं इनका कुछ बदलाव हुआ है, स्थानांतरण, तो इन्हें थोड़ा सा देख लो। देखो, बेबी रानी मौर्य
पहले राज्यपाल अभी जो है उत्तराखंड की थी, अब गुरमीत सिंह हो गए हैं। वहीं येंद्रपाल सिंह बदनौर बनवारी लाल पुरोहित हो गए हैं। बनवारी लाल पुरोहित पहले पूर्व राज्यपाल तमिलनाडु के थे, अब RN रवि हो गए हैं। नागालैंड में RN रवि थे, अब जगदीश मुखी हो गए हैं। ठीक है, तो देखो इसी वजह से पंजाब में जो चन्नी साहब को बनवारी लाल पुरोहित जी ने शपथ दिलवाई है। ओके, लुहरी चरण जो है, एक मिनट रुकना, हाँ, लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत 4 नवंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCCA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, तो इनने 210 मेगावाट क्षमता वाली जो है